सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे 76 नंबर से, क्योंकि इसके पहले 75 क्वेश्चन तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाया जा चुका है। आज जो बात करेंगे वो 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न 75 तक नहीं पढ़े होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट इसकी बनाई गई है फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन राजन सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहां से 75वें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास में 76 नंबर से स्टार्ट किया जा रहा है, इसको भी अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्योंकि टेलीग्राम में जुड़ने से ये होगा कि आप अपनी क्वेरी दर्ज करा सकते हैं, प्रॉब्लम जो होगा आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बस आपको कमेंट करना है सर हमको इस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 76 नंबर प्रश्न से। प्रश्न ये कह रहा है मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है। तो जो मम्मी का संबंध है ये मिस्र की सभ्यता से है। किसकी सभ्यता से? मिस्र की सभ्यता से है। तो मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? तो मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो भारत में मुद्रा की जो पूर्ति का नियमन करता है वो आरबीआई करता है। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। सारे बैंकों का ये एक तरीके का क्या है, मुखिया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न कर रहा है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। यही आपके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सभी जितने भी जीवधारी हैं, जानवर हैं, अणु जीव हैं, ये सब सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न कर रहा है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, जो कि आज की जो हमारी गवर्नमेंट्स है ये इस पर बहुत विशेष ध्यान दे रही है कि हम बिजली को सौर ऊर्जा से प्राप्त करें। और हो भी रहा है, बहुत सारी ऐसी सब्सिडी दे रही है कि आप सोलर ऊर्जा, सोलर पैनल लगवाइए और उससे आप अपने सिस्टम को वर्क करिए। जब पंखा चलाना हुआ, समरसेबल चलाना हुआ, कुछ भी, सारे काम आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न करा वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि। ये सब क्या होते हैं? वर्षण होते हैं। वर्षा के विभिन्न रूप हैं। हिम वर्षा बर्फबारी जब होती है वो भी आपके वर्षण का यानी वर्षा का रूप ही है। जल वर्षा होता है तो वर्षा का रूप है ही। ओस ज्यादा गिरता है तो भी वर्षा का ही रूप है। कोहरा आपका ये भी वर्षा का रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में शक्ति के 3 साधन कौन कौन है बताइए। तो ये आपके एक प्राकृतिक गैस, दूसरा कोयला, तीसरा खनिज। ये भारत में शक्ति के 3 साधन हैं। अगला प्रश्न करें जलमंडल क्या है। कौन सा? जलमंडल। तो जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों व अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। कितना प्रतिशत भाग? 60% भाग क्या है आपका?
60% भाग आपका जल है, 40% का आपका स्थल है। ध्यान रखिए, सोचिए पहले, स्थल है कितना, 40% पे, जबकि सबसे ज्यादा किस पे, 60% पे क्या है, जल ही जल है। ठीक है, इसलिए जब आप मैप देखते हैं तो नीला नीला बहुत ज्यादा दिखता है, यानी जल ज्यादा दिखता है और स्थल कम दिखता है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा है। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अगला प्रश्न, शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है, उतना ही महत्व क्या है, शिक्षा का है। अगर शिक्षा का अभाव जिस व्यक्ति में है, वो व्यक्ति क्या करता है कि जीवन को सुखमय नहीं बना पाता है, और दूसरी चीज, अपनी चीजों को बढ़ा नहीं पाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी जो दिनचर्या कह लीजिए या अपनी लाइफ स्टाइल कह लीजिए, उस चीजों में वो अग्रसर नहीं हो पाता है। तो इसलिए जितना भोजन, पानी, कपड़ा, हवा की आवश्यकता है, उतना ही शिक्षा की भी आवश्यकता है। ये प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न करा, 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? तो कौन कौन से हैं? एक आपका काशी, दूसरा मगध, गंधार एवं कौशल है। ये 16 महाजनपद में 4 प्रमुख महाजनपद हैं। कुल 16 महाजनपद हैं, जिसमें 4 महाजनपद मुख्य हैं। एक काशी, मगध, गंधार एवं कौशल। काशी तो आप जानते होंगे, बनारस वाला। मगध बिहार, गंधार और कौशल, ये 4 है। अगला प्रश्न, सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किमी है? तो सूर्य के वरुण की जो दूरी है, 450 करोड़ किमी है। कितना है? 450 करोड़ किमी है, किलोमीटर है। अगला प्रश्न 2015 से पूछा गया है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना की थी। इसकी महाभारत, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? महाभारत। अगला प्रश्न करा, कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। यानी जो कुशीनगर है, ये आप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इसका कुशीनगर इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान राम के जो पुत्र कुश थे, कुश के द्वारा ही ये बसाया गया था, इसलिए इसका कुशीनगर नाम पड़ गया। और दूसरी चीज, यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल भी है कुशीनगर में। ठीक है, इसलिए। अगला प्रश्न 2015 में पूछा गया है, यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बनाइए। एक आप विद्यालय का, दूसरा वाहन न खड़ा करने का। ये संकेत बनाना है, तो ये आपका विद्यालय का संकेत हो गया। इसे आप जब देखते होंगे, जब रोड पे चलते होंगे, तो साइड में अगर कहीं आगे विद्यालय है, तो साइड में इस तरीके के सिंबल ऐसे पिलर में इस तरीके से बने होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आगे स्कूल है। और दूसरी बात, अगर कहीं पार्किंग नहीं है, यानी पार्किंग निषेध है, तो वहां लिखा रहता है नो पार्किंग। इस तरीके से सिंबल बनाता है और उसमें लिखा रहता है नो पार्किंग। यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, या यहाँ वाहन खड़ा न करें। चलिए अगला, यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत। तो यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत ये वाला है। ठीक है, ये बाएं मुड़ने का संकेत बताया गया है। ठीक, ये 2015 पूछा गया है। ऐसे आपका रेक्टेंगल शेप में रहेगा, उसके बाद ये सिंबल बना रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण ये हैं, 2 कारण पूछ रहा है। पहला है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि। जो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री ज्यादा लग रही है, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दूसरा है तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। जो इतनी तेजी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी एक पर्यावरण का कारण है। और इसमें तीसरा एक और बना दिया गया, वन विनाश। जो इतनी तेजी से वनों की कटाई की जा रही है, ये भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आज गर्मी क्यों इतना ज्यादा पड़ रही है? क्योंकि वनों की इतनी कटाई हो रही है और हम पौधे नहीं लगा रहे हैं और कटाई ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है। इस बार तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ी है, आप सबको पता होगा, देख रहे होंगे कि टेम्परेचर 50-50 डिग्री पहुंच जा रहा है, 51 डिग्री पहुंच जा रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम भी लिखिए।
तो मापक के अनुसार मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मापक मानचित्र, दूसरा लघु मापक मानचित्र। कौन कौन सा? एक दीर्घ मापक मानचित्र, दूसरा लघु मापक मानचित्र होता है। अगला प्रश्न करा, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो जो ग्लोब है ये किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। आप जब ग्लोब रखते हैं तो वहां पे पृथ्वी के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं कि ग्लोब को बच्चों को दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारी पृथ्वी इस तरीके से है, गोल सी है। ठीक है, इसमें ये देखिए जो दिख रहा है ये पानी का अंश, जल का अंश दिख रहा है या स्थल दिख रहा है। तो ये सब सारी चीजें आप ग्लोब से बता सकते हैं। तो ग्लोब ही आपका क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। अगला प्रश्न, नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो नगर निगम के जो आय के स्रोत हैं, एक तो है आपका संपत्ति अर्थात जमीन कर व तथा मकान यानी हाउस टैक्स, यानी एक जमीन टैक्स और एक हाउस टैक्स। दूसरा पानी एवं सफाई शुल्क। क्या? पानी एवं सफाई शुल्क। और तीसरा है वाहन टैक्स। तीसरा क्या है? वाहन टैक्स। तो ये स्रोत है, एक आपका लैंड टैक्स और दूसरा हाउस टैक्स, तीसरा पानी एवं सफाई शुल्क और तीसरा आपका क्या है? वाहन टैक्स है। अगला प्रश्न करा है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण का जो कार्य होता है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। कौन कराता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट कह रहा है, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की हो जाती है? तो फरवरी प्रत्येक चौथे वर्ष बाद कितने की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। कितने? 29 दिन, यानी हर चौथे साल पे फरवरी 29 दिन की हो जाती है। यानी जो साल 4 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो समझ लेंगे कि ये लीप वर्ष है, यानी 29 दिन का फरवरी है। लीप वर्ष वही कहलाएगा जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी। अगला, बोध गया क्या है? तो बोध गया वह स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया क्या है? जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वही बोध गया बिहार है। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये बताया गया है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, हर्ष चरित की रचना किसने की? तो हर्ष चरित की रचना बाण भट्ट जी ने की थी। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो चीन की महान दीवार का जो निर्माता था वो सर्वप्रथम शासक किन शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। किसके द्वारा? किन शी हुआंग के द्वारा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के दो कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत के दो कार्य, पहला कार्य है जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवन का रख रखाव और निर्माण, ये ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा करना होता है। और दूसरी बात, स्थानीय कर का संग्रह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा 102 नंबर, सड़क यातायात संबंधित दो प्रमुख नियम बताइए। तो सड़क यातायात संबंधित दो प्रमुख नियम है। पहला नियम है गति सीमा में चलना, यानी बहुत स्पीड नहीं चलना और बहुत स्लो भी नहीं चलना है, गति सीमा में चलना। दूसरा यातायात सिग्नल को फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं, सिटी में चल रहे हैं और वहां पे सिग्नल हो गया रेड का, फिर भी आप चले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट के खतरा 100% बढ़ जाएंगे। तो इसलिए सिग्नल को फॉलो करना, ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो, इन चीजों को ध्यान रखना है कि रेड जल गई तो रुक जाना है, येलो जल गई तो रेडी हो जाना है चलने के लिए, ग्रीन जली तो चलना है यानी निकलना है। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? 2022 में पूछा गया। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2022 में पूछा गया है कि इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो क्या है परिभाषा? प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास। जब पहले के समय में जो घटनाएं घट चुकी हुई है
वही हमारा क्या होता है, इतिहास होता है। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि पहले के राजा कैसे युद्ध करते थे, उनका जो सवारियां थी वो किस तरीके से सवार होकर किस तरीके से युद्ध किया करते थे, ठीक है, तलवार के द्वारा कि बंदूक के द्वारा, किस, यानी इसी सब चीजों को जो वर्णन यानी जो लिखा गया है उस चीज को हम पढ़ते हैं, तो वही घटनाओं का पता लगाते हैं, तो वही आपका इतिहास होता है कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, ये इतिहास। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाश्म किसे कहते हैं। कह रहा है जीवाश्म किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिलक्षित अवशेषों या उसके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। यानी जो चट्टानों में या पृथ्वी के अंदर जो अवशेष पाए जाते हैं, वही आप क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। और उन जीवाश्मों की खोज करके हम पता लगाते हैं कि ये कितने साल तक या यहाँ पे किस चीज का भंडारण रहा है, या यहाँ पे कौन लोग निवास किए हुए हैं, ठीक है। तो इस जीवाश्म से ही हम पता लगाते हैं उन सब चीजों का। चलो अगला, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। इसके पहले भी प्रश्न आया चुका है, 2022 में पूछा है। तो पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया। तो गीजा का पिरामिड 2560 ईस्वी पूर्व में खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा, और 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया। 2022 पूछा गया। फिर अगला प्रश्न 2022 पूछा जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट किनमे किनमेंजारो है। कौन सा है, माउंट किनमेंजारो है, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न क्या रहा है, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। तो जो मोहनजोदड़ो का संबंध है वो रावी नदी से है। किस नदी से है, रावी नदी से मोहनजोदड़ो का संबंध है। अगला, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि है। कौन सी है, चित्रलिपि है। अगला, पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम लिखिए। तो पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम, खुदाई से प्राप्त तत्वकालीन धातु एवं मुद्राएं, दूसरा इमारतों और भवनों के अवशेष है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम, एक तो खुदाई से प्राप्त तत्कालीन धातु एवं मुद्राएं, दूसरा इमारतों और भवनों के अवशेष। अगला, फायान किस वंश के शासनकाल में भारत आया। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। कब, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 2015 पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है। अगला, भारत के कौन से दो द्वीप समूह है। तो भारत के कौन से दो द्वीप समूह है। एक है आपका कौन सा, एक है आपका अंडमान और दूसरा निकोबार। दो द्वीप समूह, एक अंडमान और निकोबार, माफ करिएगा, अंडमान और निकोबार, दूसरा आपका लक्षद्वीप है। भारत की दो द्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो नंद वंश का अंतिम जो राजा था वो घननंद था। कौन था, घननंद। अगला, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी दो ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक। यहाँ पे होना चाहिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं।
क्या कहते हैं? ठीक, ये ये प्रश्न है। अगला, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? फिर से ये प्रश्न। तो 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। अगला, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। अगला, भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो आपके हैं, एक धर्म हो गया, दूसरा अर्थ हो गया, तीसरा काम हो गया, चौथा मोक्ष हो गया। ठीक है, भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न, सिकंदर का जन्म कब हुआ? वह किसका पुत्र था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। वह किसका पुत्र था? तो यह फिलिप का पुत्र था। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जो घटनाएं घटित हो चुकी थी, उसका विवरण प्राप्त नहीं हुआ, यानी लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ, तो वही आपका क्या कहलाया? प्रागैतिहासिक काल कहलाया। चलिए, अगला कह रहा है, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया था? तो जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम सन सन 1994 में दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1994 में दिया गया था। नेक्स्ट, मम्मी क्या है? मम्मी क्या है? तो शवों के रख रखाव की कला को मम्मी कहा जाता है। यानी जो शव को रखा जाता था, उसकी जिस कला के द्वारा रखा जाता था, वही क्या कहलाता था? मम्मी कहलाता था। 2000, मतलब वही मम्मी कहलाता है। 2022 में पूछा गया है। अगला, किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। तो किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम क्या है? पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खुदाई के जनक हैं। हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? तो हड़प्पा की खुदाई के जनक दयाराम साहनी है। कौन है? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसो एवं पोटामिया से मिलकर बना है। किस किस से? एक मेसो, दूसरा पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है बीच तथा पोटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी बीच की नदी। अर्थात दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, वही अब क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया कहलाता है। अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी की घाटी में हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात, किसमें? दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था। किसमें हुआ था? दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास। अगला प्रश्न कर रहा है, कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले दिया किया किया था? फिर से देखिएगा, कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सबसे पहले किया था। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सबसे पहले किया। ठीक है, अगला प्रश्न करा है, सांझ का तारा अर्थात भोर का तारा सबसे चमकीला अथवा पृथ्वी का भग्नी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यानी आपसे पूछा जा सकता है, सांझ का तारा या भोर का तारा या सबसे चमकीला तारा या पृथ्वी का बहन, भग्नी मतलब बहन, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये सब है आपका शुक्र। इसे हम सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सबसे चमकीला तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का है। ठीक है, ये सब आपका शुक्र है। चलिए, अगला, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है, ये है कौन सा? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न, उल्का पिंड क्या है? तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती और लुप्त हो जाती है।
उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं। जो हमारी उल्काएं होती हैं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती और लुप्त हो जाती हैं। आप देखते होंगे, लेटे रहे कभी आप छत पे ऊपर देखिए कि बड़ी तेजी से एक टूटता हुआ तारा जैसे चमकता हुआ लुप्त हो जाता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वही आपका उल्का पिंड होती है। तो उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। चलो, अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। विश्व के सबसे छोटे तथा बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप एशिया तथा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला, मिस्र सभ्यता के दो देवताओं का नाम बताइए। तो मिस्र सभ्यता के दो देवता, एक होरस, दूसरा ओसरिस है। कौन है? एक होरस है और एक ओसरिस जी है, मिस्र सभ्यता के दो देवता। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के एक समास अर्थात सूर्य, दूसरा स्तर अर्थात रक्षक देवी है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवता है। और मिस्र सभ्यता के दो देवता, एक होरस और दूसरा ओसिरिस है। अगला प्रश्न, दो विदेशी यात्रियों के नाम, एक आपका मैगस्थनीज हो गया और दूसरा हेंसोंग हो गया। दो विदेशी यात्रियों के नाम कौन कौन से हैं? एक आपके मैगस्थनीज होते हैं और दूसरे हेंसोंग हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 138 ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है, यानी ईसा मसीह जो थे उनसे पहले जो हुआ है। ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी हो तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाता है, यानी 100 ईसा पूर्व लिखा जाता है। ईसा मसीह के 100 वर्ष पहले अगर कोई घटना घटी होती है तब। इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। किसे? हेरोडोटस। ठीक, हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाश्म ग्रह कौन सा है? तो जीवाश्म ग्रह आपका चंद्रमा है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, उच्छल तारे धूमकेतु किसे कहते हैं? तो सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जिन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल की तारे पूछ उच्छल की तारे पूछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है, यानी सौर मंडल के छोर पर बहुत ही जो छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उच्छल तारा कहते हैं। अगला प्रश्न करें, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना, जैसे ये सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, अगर इसके बीच में आपका चंद्रमा आ जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? सूर्य ग्रहण होगा तब, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक है, ये चंद्रमा है तो वो सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्रग्रहण, अगला, चंद्रग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, यानी सूर्य अपने स्थान पे, अब पृथ्वी यहां आ गई, ये क्या हो गई? अर्थ अर्थात पृथ्वी हो गई, और क्या हो गया? ये मून चंद्रमा हो गया, और ये क्या है? सन हो गया। अब क्या होगा? ये अर्थ है और ये सन है। अब इस कंडीशन में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारा प्रकाश पृथ्वी पर आ जाएगा, चंद्रमा पे नहीं जाएगा। और यह ग्रहण
पूर्णिमा के दिन होती है और सूर्य ग्रहण जो होती है वो अमावस्या के दिन होती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, 2016 में पूछा गया है। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी थे। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में, जो आपकी बनारस में है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश बनारस सारनाथ में दिया गया। अगला प्रश्न, महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। जब बुद्ध जी खत्म हो गए, यानी उन्हें उनकी मृत्यु हो गई, तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न कह रहा है, किन्हीं दो पुराणों का नाम बताइए। कह रहा है किन्हीं दो पुराणों का नाम बताइए। किन्हीं दो पुराणों का नाम, तो एक तो आपका अग्नि पुराण हो गया और दूसरा आपका शिव पुराण हो गया। कौन सा? शिव पुराण, अग्नि पुराण और शिव पुराण। और एट द लास्ट प्रश्न आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 150 नंबर, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था? कहा जा रहा है कि सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान कब से प्रारंभ किया? तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया। यानी जो भारत विजय का जो अभियान था उन्होंने कब से स्टार्ट किया? 320 ईसा पूर्व से स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा जो राज्य करने वाला है वो आपका सिकंदर ही है। ठीक है, सिकंदर 320 ईसा पूर्व से भारत विजय का अभियान शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका 150 क्वेश्चन करा दिया गया, हो गया है। यानी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों करा दिया गया है, अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। अब इसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं कि सर लघु उत्तरीय प्रश्न करा दीजिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। अन्यथा हम क्या करेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उसको करा दें। तो अब आपको ये कमेंट के थ्रू बताना होगा कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ना है या फिर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र सॉल्व कराना है। तो जो भी आपकी जो कमेंट आएगा मैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास लूंगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू बताइए कि हाँ सर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र करा दीजिए, या लघु उत्तरीय चाहिए तो लघु उत्तरीय का कमेंट करना है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी एग्जाम का डेट नहीं आया है, लेकिन एग्जाम तो होगा ही होगा। जैसा कि बताया जा रहा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में होना होता तो अब तक आपका फॉर्म वगैरह फिल करा लिया गया होता। ऐसा नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत सारा देख रहे हैं कि यूट्यूब पे चल रहा है कि एग्जाम की डेट ये है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल लेटर नहीं आएगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन आप इस बीच में अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जल्द ही आपके एग्जाम करा लिया जाएगा और एग्जाम आपके जुलाई माह में ही होंगे संभवतः। ठीक है, अभी मैं उस पर क्लियर कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कोई ऐसा न्यूज नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आएगा वैसे आपको अवगत करा दिया जाएगा उस चीजों से। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और जबरदस्त मन लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां पर आप कमेंट अवश्य कर दिया करिए। और अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट आपको दिया जाएगा पीडीएफ। लेकिन आप कमेंट आपको करना होगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर इस सब्जेक्ट का मुझे पीडीएफ चाहिए, तो अवश्य उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर आप पढ़ाई करिए अच्छी तरीके से, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक